पिछले कुछ दिनों में थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के अतीत और मकसद की जांच शुरू की गई है। थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला किया था। बाल बाल बचने के बाद ट्रंप ने अपना चुनाव अभियान जारी रखा है। इस बीच जांचकर्ता हमलावर के आखिरी 24 घंटों के बारे में सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। गोलीबारी शुरू होने के करीब आधा घंटा पहले एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा जिसके हाथ में दूरबीन जैसी कोई चीज थी। उस व्यक्ति को बैग चेकिंग एरिया के मेटल डिटेक्टर के पास घूमते देखा गया। पहले लगा कि वह उस चीज से रैली देख रहा है, लेकिन अधिकारी ने इस संदिग्ध व्यक्ति के बारे में रिपोर्ट भेजी जिसे सीक्रेट सर्विस और दूसरी एजेंसियों को बताया गया। फिर वह गायब हो गया, लेकिन लोगों के पास उसका हुलिया था और वे उसे ढूंढ रहे थे। ऐसा लगता है कि तब हमलावर पास की एक इमारत की छत पर चढ़ गया जहां से रैली साफ दिखाई दे रही थी। अब रैली पर आते हैं। ट्रंप बटलर फार्म्स के मंच पर आए ही थे। समर्थकों ने उनका स्वागत किया। भीड़ उत्साहित थी, झंडे लहरा रही थी और नारे लगा रही थी। सभी लोग सीक्रेट सर्विस जांच से गुजर चुके थे। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ट्रंप के पीछे एक छत पर तैनात थे, लेकिन वे ध्यान नहीं दे पाए। ट्रंप के भाषण शुरू करने के कुछ ही देर बाद लोगों ने पास की इमारत की छत पर उस व्यक्ति को देखा। इस बार उसके पास बंदूक थी। हमलावर मंच से करीब 400 फीट दूर था, सुरक्षा घेरे के ठीक बाहर। लोगों ने तुरंत पुलिस को खबर दी और पुलिस ने संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी। माहौल तनावपूर्ण हो गया। ट्रंप अपने भाषण में 8 मिनट बोल चुके थे। राष्ट्रपति बाइडेन की आलोचना कर रहे थे। अचानक गोलियां चली। ट्रंप ने अपना दायां कान पकड़ा और मंच के पीछे झुक गए। उनके चेहरे और हाथ पर खून दिख रहा था। रैली में एक व्यक्ति चिल्लाया, उसके पास बंदूक है, और भगदड़ मच गई। 3 सीक्रेट सर्विस एजेंट तुरंत ट्रंप के पास पहुंचे और चिल्लाए, नीचे झुको। पास की छत पर हमलावर ने AR राइफल से करीब 8 गोलियां चलाईं। हमलावर करीब 200-300 गज दूर था और गोलियां चलने से अफरातफरी रही। सीक्रेट सर्विस स्नाइपर्स ने तुरंत कार्रवाई की और हमलावर को मार गिराया। लेकिन दुख की बात है कि ट्रंप के पीछे बैठे एक दर्शक की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रंप को, जिनके दाहिने कान पर खून लगा था, तुरंत मंच से उतारकर एक गाड़ी में बिठाया गया। रैली में अफरा तफरी का माहौल था। कई लोग छिपने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ अपनी सीटों पर ही बैठे USA के नारे लगाते रहे। ट्रंप को ले जाया जा रहा था। ट्रंप की काली SUV तेजी से नजदीकी अस्पताल बटलर मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर गई, जो लगभग 11 मील दूर था। समर्थन दिखाने वाली रैली खूनी हो गई थी। हमलावर के बारे में खबरें आने लगी, जिससे यह परेशान करने वाली घटना और भी उलझ गई। FBI ने हमलावर की पहचान थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के रूप में की, जिसने गोलीबारी वाले दिन ही 50 राउंड गोला बारूद खरीदा था। पता चला कि उसके पिता के पास 20 से ज्यादा बंदूकें थीं। क्रुक्स, जो सिर्फ 20 साल का था, हमले से कुछ घंटे पहले एक स्थानीय बंदूक की दुकान पर गया था। गोला बारूद खरीदने के बाद वह बटलर फार्म शो ग्राउंड्स की एक छत पर चढ़ गया और हमले के मौके का इंतजार करने लगा। अपने पिता द्वारा कानूनी रूप से खरीदी गई कई बंदूकों में से एक AR-15 राइफल का इस्तेमाल करते हुए क्रुक्स ने ट्रंप के भाषण शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद उन पर गोलियां चला दी। उसके पुराने सहपाठियों ने बताया कि उसे स्कूल के राइफल क्लब से निकाल दिया गया था क्योंकि उसका निशाना खराब था। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ खराब नहीं था, उसे बंदूक के साथ खतरनाक माना जाता था। उसका निशाना इतना खराब था कि एक बार उसने करीबी निशाने से लगभग 20 फीट दूर गोली मारी थी। संघीय जांचकर्ताओं को क्रुक्स के शव पर एक ट्रांसमीटर मिला, जिससे एक और बड़ी साजिश का संकेत मिला। उसकी गाड़ी की जांच करने पर एक रिसीवर मिला, जिसके तार ट्रंक में एक धातु के बक्से से जुड़े थे, जिसमें शायद विस्फोटक थे। इससे यह डरावनी आशंका पैदा हुई कि क्रुक्स इस उपकरण को रिमोट से नियंत्रित करने वाले ध्यान भटकाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि सुरक्षा को अपने गोलीबारी वाली जगह से दूर किया जा सके। जेमसन मायर्स, जो क्रुक्स के साथ प्राथमिक और हाई स्कूल दोनों में गया था, उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करता है जिसने राइफल टीम के लिए कोशिश की थी, लेकिन प्री सीजन के बाद उसे वापस नहीं आने के लिए कहा गया था। उसका निशाना बहुत खराब था, इतना खराब कि उसे टीम में रखना असुरक्षित माना जाता था। एक अन्य अज्ञात टीम सदस्य ने भी इसी तरह की बातें कहीं। क्रुक्स को राइफल टीम के लिए उपयुक्त नहीं बताया और कहा कि उसकी शूटिंग बहुत खराब थी। जांचकर्ताओं को कोई घोषणा पत्र या मजबूत राजनीतिक विचारों का सबूत नहीं मिला है। क्रुक्स के फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया नेटवर्क पर कोई खाते नहीं थे। उसका डिस्कॉर्ड, एक ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर एक खाता था, लेकिन वह बहुत कम इस्तेमाल होता था। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उसने इस घटना की योजना बनाने या अपने राजनीतिक विचारों पर चर्चा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। क्रुक्स के बारे में खुलासे ने हत्या के प्रयास के रहस्य और भय को और गहरा कर दिया।
इस युवक को इतनी हिंसा के लिए किस बात ने प्रेरित किया? उसने ट्रंप को निशाना क्यों बनाया? जैसे जैसे नई जानकारी सामने आई, ऐसा लगा कि अधिकारी गोलीबारी से कुछ मिनट पहले क्रुक्स द्वारा उत्पन्न खतरे से पूरी तरह अनजान नहीं थे। ट्रंप की रैली अभी शुरू ही हुई थी कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की मदद के लिए तैनात एक स्थानीय टैक्टिकल टीम के स्नाइपर ने कुछ असामान्य देखा। रैली के सामने वाली इमारत में अपनी जगह से स्नाइपर ने एक आदमी को रेंज फाइंडर से देखते हुए देखा। ये कोई आम दर्शक नहीं था। आदमी दूरियां माप रहा था, मानो किसी बड़ी घटना की तैयारी कर रहा हो। स्नाइपर, जो वहां तैनात 3 में से एक था, रणनीतिक बिंदुओं से रैली पर नजर रखने की योजना का हिस्सा था। ऑपरेशन प्लान के अनुसार वे अंदर थे, खिड़कियों से देख रहे थे, भीड़ में किसी भी संभावित खतरे की तलाश में। एक स्थानीय समाचार ने पहले इन स्नाइपर्स की मौजूदगी की सूचना दी थी। रेंज फाइंडर वाला आदमी बेशक थॉमस मैथ्यू क्रुक्स था। उसे इमारत के बाहर देखा गया था, छत की तरफ देख रहा था, मानो उसका आकलन कर रहा हो। फिर वह नजरों से ओझल हो गया। कुछ देर बाद क्रुक्स वापस आया, बैठ गया और आराम से अपना फोन देखने लगा। स्नाइपर ने उसकी एक तस्वीर ली, एक ऐसा क्षण कैद किया जो जल्द ही अराजकता की ओर ले जाएगा। फिर क्रुक्स को फिर से रेंज फाइंडर का उपयोग करते देखा गया। इसने स्नाइपर को कमांड पोस्ट को रेडियो करने के लिए प्रेरित किया, एक केंद्रीय केंद्र जो सीक्रेट सर्विस और आसपास के राज्य और काउंटी पुलिस बलों के स्थानीय अधिकारियों के बीच संचार को सुव्यवस्थित करने के लिए स्थापित किया गया था। स्नाइपर ने संभावित खतरे के बारे में सभी को सचेत करने की उम्मीद में क्रुक्स की तस्वीर कमांड की श्रृंखला में भेजने की भी कोशिश की। चेतावनी के बावजूद अधिकारी क्रुक्स का पता खो बैठे। वह एक बार फिर गायब हो गया, केवल तीसरी बार वापस लौटने के लिए, अब एक बैकपैक लेकर। इस बार स्नाइपर टीम ने बैकअप के लिए बुलाया। कमांड पोस्ट को सूचित किया कि बैकपैक वाला आदमी इमारत के पीछे जा रहा था। तनाव स्पष्ट था क्योंकि अधिकारी जवाब देने के लिए पांव मार रहे थे, शायद इस बात से अवगत थे कि कुछ भयानक होने वाला है। क्रुक्स किसी तरह इमारत पर चढ़ने में कामयाब रहा, खुद को स्थानीय स्नाइपर्स के ऊपर और पीछे रखा। बैकअप कॉल का जवाब देते हुए 2 नगरपालिका पुलिस अधिकारियों ने छत पर चढ़ने का प्रयास किया। बटलर काउंटी के शेरिफ माइकल स्लोप के अनुसार एक सशस्त्र नगरपालिका अधिकारी को दूसरे अधिकारी द्वारा उस छत पर फहराया गया जहां क्रुक्स ने अपनी स्थिति बनाई थी। जिस क्षण अधिकारी छत पर दिखाई दिया, क्रुक्स ने अपनी राइफल उस पर तान दी। गोली लगने से बचने के लिए अधिकारी के पास छत से गिरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ सेकंड बाद क्रुक्स ने नीचे भीड़ पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। लोग चीखते चिल्लाते और तितर-बितर हो गए और यह दृश्य अराजकता में बदल गया। अफरा तफरी के बीच ट्रंप के पीछे एक इमारत में तैनात एक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस स्नाइपर ने निर्णायक कार्रवाई की। दबाव में सटीक और शांत रहते हुए स्नाइपर ने एक राउंड फायर किया। गोली अपने निशाने पर लगी, क्रुक्स को लगी और तत्काल खतरा समाप्त हो गया। बंदूकधारी गिर गया और एक संक्षिप्त क्षण के लिए एक भयानक सन्नाटा छा गया। 2 संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने सीबीएस न्यूज को पुष्टि की कि क्रुक्स को निष्क्रिय करने के लिए जिम्मेदार सीक्रेट सर्विस टीम ट्रंप के बाएं कंधे के पीछे एक इमारत पर तैनात थी। उनकी त्वरित और सटीक प्रतिक्रिया ने एक और भी बड़ी त्रासदी को होने से रोक दिया। घटना के बाद जब भीड़ समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ था, जांचकर्ताओं ने क्रुक्स के कार्यों के विवरणों को जोड़ना शुरू कर दिया और अभी भी उसके इरादों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति की हत्या करने की उसकी कोशिश नाकाम कर दी गई थी, लेकिन उसके कारण फैला डर और अफरातफरी अभी भी बनी हुई है। एफबीआई अब उन सूचनाओं के लिए छानबीन कर रही है जो उन्हें इस बात का सुराग दे सकें कि वे किस तरह के व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं। क्रुक्स किस तरह का व्यक्ति था? थॉमस क्रुक्स एक ऐसा नाम है जिसे पेंसिल्वेनिया का बेथेल पार्क शहर कभी नहीं भूलेगा। उसका चेहरा, जो पहले आम जिंदगी में घुल मिल जाता था, अब देश भर में समाचारों और सुर्खियों में छाया हुआ है। कैसे एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति इतनी चौंकाने वाली घटना का केंद्र बन गया? उसकी पहचान का पता लगाना आसान नहीं था। उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं होने के कारण जांचकर्ताओं को डीएनए और चेहरे की पहचान तकनीक का सहारा लेना पड़ा। एफबीआई ने पुष्टि की कि वह बेथेल पार्क का रहने वाला था, जो हत्या के प्रयास के स्थान से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक उपनगरीय शहर है। शांत सड़कों और घनिष्ठ समुदाय के लिए जाने जाने वाले इस स्थान में क्रुक्स का राष्ट्रव्यापी कुख्यात व्यक्ति में परिवर्तन समझ से बाहर था। थॉमस ने 2022 में बेथेल पार्क हाई स्कूल से स्नातक किया, न केवल एक छात्र के रूप में, बल्कि गणित और विज्ञान में खुद को प्रतिष्ठित करने वाले व्यक्ति के रूप में, यहां तक कि अपनी उपलब्धियों के लिए $500 का पुरस्कार भी जीता। उसके पास दुनिया उसके कदमों में थी क्योंकि वह वादों और क्षमता से भरा था। हाई स्कूल के बाद उन्होंने अपने परिवार के घर से कुछ ही दूरी पर एक स्थानीय नर्सिंग होम रसोई में काम किया। वहां के कर्मचारियों को उससे कोई शिकायत नहीं थी।
उन्होंने बिना किसी रोक टोक के अपनी पृष्ठभूमि की जांच पास कर ली और कोई अलार्म नहीं उठाया। वह सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं था। हालांकि क्रुक्स सितंबर 2021 से मई 2024 तक एलेघेनी CCEC के सामुदायिक कॉलेज में भी छात्र थे। उन्होंने इंजीनियरिंग विज्ञान में सहयोगी डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की, उच्च सम्मान अर्जित किया और अनुशासनात्मक मुद्दों या सुरक्षा घटनाओं से मुक्त रिकॉर्ड छोड़ दिया। उनकी शैक्षणिक सफलता यहीं समाप्त नहीं हुई। पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय ने उन्हें 2024 के पतन सेमेस्टर के लिए स्थानांतरण छात्र के रूप में स्वीकार किया। फिर भी एक ऐसे मोड़ में जो अब संदेह से भरा हुआ लगता है, उसने उपस्थित नहीं होने का फैसला किया। राज्य के मतदाता रिकॉर्ड ने राजनीतिक दृढ़ विश्वास वाले एक युवक की तस्वीर पेश की, जिसमें खुलासा किया गया कि वह एक पंजीकृत रिपब्लिकन था। हालांकि क्रुक्स का राजनीतिक झुकाव उतना सीधा नहीं था जितना लग रहा था। 2021 में उन्होंने एक उदार अभियान समूह एक्ट ब्लू को $15 का दान दिया। रूढ़िवादी पंजीकरण और उदार दान के इस भ्रम ने उनके चरित्र के रहस्य में और भ्रम पैदा कर दिया। उसकी रुचियां सिर्फ राजनीति और पढ़ाई तक ही सीमित नहीं थीं। क्रुक्स क्लेयरटन स्पोर्ट्समैन क्लब का भी सदस्य था, जो पिट्सबर्ग के दक्षिण में एक बड़ी शूटिंग सुविधा है, जिसे पेंसिल्वेनिया, ओहियो और वेस्ट वर्जीनिया के त्रिराज्य क्षेत्र में प्रमुख शूटिंग स्थानों में से एक के रूप में जाना जाता है। 2000 से अधिक सदस्यों और एक उच्च शक्ति राइफल सुविधा सहित कई बंदूक रेंजों के साथ यह एक ऐसी जगह थी जहां आग्नेयास्त्र उत्साही एकत्र होते थे। क्लब के मालिक बिल सेलिट्टो और उनके वकील ने इस घटना पर अपना सदमा और निंदा व्यक्त करते हुए शूटिंग को भयानक बताया। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने जल्द ही पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उजागर किया। शूटिंग में इस्तेमाल की गई AR शैली की राइफल क्रुक्स के पिता द्वारा खरीदी गई थी। थॉमस के हाथों में हथियार कैसे पहुंचा, यह परिस्थितियां अस्पष्ट थीं। नाम न छापने की शर्त पर बोलने वाले 2 अधिकारियों ने कहा कि क्रुक्स के पिता ने हथियार कम से कम 6 महीने पहले खरीदा था। रैली के दिन थॉमस ने 50 राउंड वाला एक गोला बारूद का डिब्बा खरीदा। उसने होम डिपो से एक सीढ़ी भी खरीदी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वह इसे अपने साथ रैली में लाया था या नहीं। क्रुक्स ने डिमोलिशन रेंज की एक टी-शर्ट पहनी थी, जो एक लोकप्रिय YouTube चैनल है जो अपनी बंदूक और विध्वंस सामग्री के लिए जाना जाता है, जो आग्नेयास्त्रों के प्रति आकर्षण का संकेत देता है, जिसे कुछ लोगों ने देखा था। जैसे जैसे जांच गहराई में गई, क्रुक्स के इरादों को समझने की कोशिश तेजी से जरूरी होती गई। FBI ने उसके फोन को एक्सेस किया और उसके कार्यों के पीछे का कारण जानने की उम्मीद में अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच शुरू की। जांच एक लंबी और भीषण प्रक्रिया होने का वादा करती है, जिसमें जांचकर्ता सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। थॉमस के पिता मैथ्यू क्रुक्स बाकी दुनिया की तरह उलझन में थे। CNN से बात करते हुए उन्होंने अपनी उलझन और निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि वह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है और अपने बेटे के बारे में कोई सार्वजनिक बयान देने से पहले कानून प्रवर्तन से बात करने का इंतजार करेंगे। परिवार ने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग किया और CBS ने बताया कि उनके पिता ने शूटिंग के बाद पुलिस को फोन किया था। हालांकि उस कॉल का विवरण स्पष्ट नहीं था। 100 से अधिक साक्षात्कार किए गए थे, लेकिन थॉमस क्रुक्स के जीवन और प्रेरणाओं की एक सुसंगत तस्वीर अभी भी समझ से परे थी। पूर्व सहपाठियों और समुदाय के सदस्यों ने थॉमस के परस्पर विरोधी विवरण प्रस्तुत किए। कुछ युवा स्थानीय लोगों ने उन्हें एक अकेला व्यक्ति बताया, जिसे अक्सर तंग किया जाता था और कभी-कभी स्कूल में शिकार के कपड़े पहनता था। वह हॉलवे में एक अस्पष्ट व्यक्ति था, जो पृष्ठभूमि के साथ घुल मिल जाता था, अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता था और अचूक होता था। हालांकि समर बार्कले, एक पूर्व सहपाठी, उसे अलग तरह से याद करते थे। उसने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जो हमेशा अच्छे ग्रेड प्राप्त करता था और इतिहास और सरकार के बारे में भावुक था। उसने कहा कि वह शिक्षकों द्वारा काफी पसंद किया जाता था और उसके बारे में कुछ भी असामान्य नहीं लगता था। दूसरों ने उसे शांत और दूर के रूप में याद किया। एक अन्य पूर्व सहपाठी ने उन्हें बुद्धिमान लेकिन थोड़ा अजीब बताया। एंजेलो पिज्जा, एक स्थानीय रेस्तरां जहां क्रुक्स एक जाना पहचाना चेहरा था, के कर्मचारी भी हैरान थे। रेस्तरां की मालिक सारा पेटको ने कहा कि कर्मचारी, जिनमें से कुछ उनके सहपाठी थे, उन्हें एक अकेला व्यक्ति के रूप में याद करते थे। वे उस शांत युवक को, जिसे वे जानते थे, उस व्यक्ति के साथ मिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे जो इस तरह के हिंसक कृत्य के लिए जिम्मेदार था। जेमसन मायर्स बेथेल पार्क हाई स्कूल की राइफल टीम के पुराने खिलाड़ी हैं। उन्हें याद है कि क्रुक्स टीम में नहीं थे, जूनियर वर्सिटी टीम में भी नहीं। एक दूसरे पुराने साथी ने ABC न्यूज को बताया कि क्रुक्स बहुत खराब निशाना लगाते थे और राइफल टीम के लिए ठीक नहीं थे।
मैक्स स्मिथ ने क्रुक्स के साथ अमेरिकी इतिहास की क्लास ली थी। उन्हें याद है कि क्रुक्स एक स्पष्ट रूढ़िवादी विचारों वाले थे। स्मिथ को एक नकली वाद विवाद याद है जिसमें क्रुक्स ने रूढ़िवादी पक्ष पर अपना पक्ष रखा, तब भी जब कक्षा के अधिकांश लोग उदारवादी विचारों के थे। इस बात ने इस बात को लेकर भ्रम पैदा कर दिया कि क्रुक्स एक रूढ़िवादी उम्मीदवार पर हत्या का प्रयास क्यों करेंगे। अन्य समुदाय के सदस्य भी समान रूप से स्तब्ध थे कि कथित शूटर उनकी शांत, पेड़ों से घिरी सड़कों से आ सकता है। जेसन मैके, एक स्थानीय निवासी जो क्रुक्स के घर के पास रहता था और उसके स्कूल में काम करता था, ने अविश्वास व्यक्त करते हुए कहा, यह सिर्फ चौंकाने वाला है। आपको नहीं लगेगा कि इस तरह की घटना आपके घर के ठीक पीछे से आएगी। हत्या की इस कोशिश में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। 50 वर्षीय स्वयंसेवी फायर चीफ कोरी कॉम्प्रेटोर अपने परिवार को बचाने के लिए उन पर कूद गए और इस वजह से उनकी मौत हो गई। पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो के अनुसार वह एक हीरो की तरह मरे। घायल हुए 2 व्यक्ति डेविड डच और जेम्स कोपेनहेवर की हालत स्थिर है। ट्रंप अभियान के राष्ट्रीय वित्त निदेशक मेरेडिथ औरूर के द्वारा घायलों के परिवारों के लिए एक गोफंडमी पेज बनाया गया था जिसने $3,40,000 से अधिक जुटाए। ट्रंप, जो इस हत्या के प्रयास का लक्ष्य थे, ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने भयानक अनुभव को बताया। जब सुरक्षा अधिकारी उन्हें ले जा रहे थे तब ट्रंप के कान और चेहरे पर खून दिखाई दे रहा था। इस खतरे के बावजूद ट्रंप अच्छा कर रहे थे और उन्होंने कानून प्रवर्तन अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अगले दिन अपना अभियान जारी रखा और रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में भाग लेने के लिए मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन की यात्रा की। थॉमस क्रुक्स की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे समझना आसान नहीं है। वह एक युवा व्यक्ति था जिसका भविष्य उज्जवल था, एक होनहार छात्र था और एक सामान्य जीवन जीता था। फिर भी सतह के नीचे कुछ अंधेरा और समझ से बाहर पनप रहा था। सबूत का हर नया टुकड़ा रहस्य में एक और परत जोड़ता है, एक ऐसे युवक का चित्र चित्रित करता है जिसने अपने साधारण चेहरे के बावजूद एक ऐसा रहस्य छुपाया था जो दुनिया को चौंका देगा। हर कोई इस इंतजार में है कि एफबीआई क्या नई जानकारी उजागर करेगी। जांच और तेज हो गई है। एफबीआई अब भी इस चौंकाने वाले काम के पीछे की वजह को लेकर उलझन में है, लेकिन वे क्रुक्स और उस दिन तक की घटनाओं के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। क्रुक्स के घर की तलाशी में 1 दर्जन से ज्यादा बंदूकें मिली। एक खतरनाक जखीरा कहना सही होगा। गोलीबारी के बाद क्रुक्स के पिता ने घबराहट में पुलिस को फोन किया। उनका बेटा एक एआर राइफल के साथ गायब था। पुलिस घर पहुंची, जो कुछ भी मिल सकता था उसके लिए खुद को तैयार कर रही थी। अब सोमवार को क्रुक्स के चाचा मार्क ने बात की। वह आदमी काफी परेशान था और कौन नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो हुआ उसे माफ करने का कोई तरीका नहीं है। मार्क ने अपने भतीजे के कार्यों की एक भयानक तस्वीर पेश की, सभी पर गोली चलाना, एक व्यक्ति को मारना और कुछ और को घायल करना। 2019 में अपने पिता की मृत्यु के बाद से उसने अपने भतीजे या भाई से बात नहीं की थी। मार्क पूरी तरह से अंधेरे में था कि थॉमस इतना चरम काम क्यों करेगा। एफबीआई जवाब की तलाश में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या क्रुक्स ने शूटिंग से पहले के दिनों में गोला बारूद खरीदा था। क्या उसने इसे खुद उठाया था या इसे उसके घर पहुंचाया गया था। शूटिंग में इस्तेमाल की गई सेमी ऑटोमेटिक राइफल कानूनी तौर पर खरीदी गई थी, लेकिन पंजीकरण विवरण अभी भी थोड़ा अस्पष्ट है। जांच के एक हिस्से में पास की बंदूक की दुकान एलेगेनी आर्म्स एंड गन वर्क्स की जांच शामिल थी। दुकान सहयोग कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि निशान ठंडा हो गया है। रैली में चीजें तब अजीब होने लगीं जब कुछ उपस्थित लोगों ने सुरक्षा जांच क्षेत्र के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। उन्होंने पुलिस को सतर्क किया, लेकिन जब तक उन्होंने उसे भीड़ में खोजने की कोशिश की, वह गायब हो गया था। फिर वह वहीं था। क्रुक्स को छत पर देखा गया था। 2 अधिकारियों ने गोली चलाने से ठीक पहले उससे संपर्क करने की कोशिश की। नए वीडियो फुटेज में कुछ रैली जाने वाले क्रुक्स को शूटिंग शुरू करने से पहले ही देख रहे थे। क्रुक्स के पास होम डिपो से एक सीढ़ी की रसीद थी जब उसे गोली मार दी गई थी। अधिकारी अब यह जांच कर रहे हैं कि क्या उसने छत पर जाने के लिए उस सीढ़ी का इस्तेमाल किया था। यह किसी फिल्म के दृश्य जैसा है ना? अकेले अभिनय करने के बावजूद एफबीआई अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या क्रुक्स के कोई साथी थे। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया है कि वर्तमान में कोई सुरक्षा चिंता नहीं है और इस बात का कोई संकेत नहीं था कि क्रुक्स को कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या थी। याद है वो रिमोट ट्रांसमीटर जो जांचकर्ताओं को क्रुक्स की जेब में मिला था। माना जाता है कि उनका मकसद उसकी कार में मिले 2 संदिग्ध उपकरणों और उसके घर में मिले एक उपकरण को चालू करना था। ये उपकरण गोला बारूद के कंटेनरों का उपयोग करके बनाए गए थे और इनमें रिमोट कंट्रोल के साथ जोड़े गए रिसीवर शामिल थे। पुर्जों से ऐसा लग रहा था कि वे काम कर सकते हैं, लेकिन जांचकर्ता अभी भी यह पता लगा रहे हैं कि क्या वे काम कर रहे थे।
क्या इन उपकरणों का मकसद गंभीर नुकसान पहुंचाना था या सिर्फ अफरा तफरी मचाना था? यही बड़ा सवाल है। क्रुक्स की कार में जांचकर्ताओं को एक सामरिक बनियान भी मिली। अजीब बात यह है कि उसने हमले के दौरान इसे नहीं पहना था। कुछ जांचकर्ताओं को लगता है कि उसने हमले में मरने की उम्मीद की होगी। क्रुक्स ने अपने नियोक्ता से शनिवार को एक दिन की छुट्टी मांगी थी, यह कहते हुए कि वह रविवार तक हमले के अगले दिन काम पर वापस आ सकता है। अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसकी घातक योजना के लिए उसे कोई मदद या समर्थन मिला था। FBI क्रुक्स के फोन को अनलॉक करने में कामयाब रही, लेकिन उन्हें उसके इरादों के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली। इसमें 20 साल के बच्चे के लिए सिर्फ रूटीन की चीजें थीं। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उसकी घातक हमले को अंजाम देने में कोई साथी या समर्थन था। अमेरिकी अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि कैसे युवा बंदूकधारी थॉमस क्रुक्स पिछले शनिवार को एक राजनीतिक रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चलाने के लिए छत के सहूलियत बिंदु पर पहुंचने में कामयाब रहे। वास्तव में हैरानी की बात यह है कि स्थानीय पुलिस क्रुक्स के ठीक नीचे गोदाम में थी और इमारत के बाहर थी। सीक्रेट सर्विस के निदेशक किम्बर्ली चीटल ने ABC न्यूज को बताया कि स्थानीय पुलिस वास्तव में इमारत में और क्षेत्र में थी, जो इमारत की बाहरी घेराबंदी के लिए जिम्मेदार थी। जरा सोचो, सीक्रेट सर्विस, जो वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपतियों और उनके परिवारों के लिए प्रमुख संघीय सुरक्षा एजेंसी है, ने इन बाहरी कार्यक्रमों में ट्रंप के सबसे करीब आंतरिक घेराबंदी को नियंत्रित किया। इस बीच बाहरी परिधि, जिसमें वह घातक गोदाम भी शामिल था, स्थानीय पुलिस पर छोड़ दिया गया था। अब इसने कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या गोदाम को स्थानीय पुलिस के हाथों में छोड़ना सही कदम था, खासकर जब से छत रैली मंच की शूटिंग रेंज के भीतर थी जहां ट्रंप बोल रहे थे? यह एक ऐसा निर्णय है जिसकी भारी जांच की जा रही है। होमलैंड सिक्योरिटी प्रमुख एलेजांद्रो मेयोरकास, जिनकी एजेंसी में सीक्रेट सर्विस शामिल है, ने सोमवार को यह कहते हुए कदम रखा कि हत्या के प्रयास की एक स्वतंत्र समीक्षा जल्द ही शुरू होगी। उन्होंने हमले को सुरक्षा विफलता करार देते हुए शब्दों की कमी नहीं की। यह स्वतंत्र समीक्षा यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या गलत हुआ और भविष्य में इस तरह के उल्लंघन को कैसे रोका जाए। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिकी समाचार मीडिया द्वारा हमले के दृश्य के वीडियो विश्लेषण से पता चला कि रैली क्षेत्र के बाहर गोदाम के पास खड़े लोग पुलिस को छत पर एक बंदूकधारी के बारे में चिल्ला रहे थे। करीब 1.5 मिनट पहले गोलियां चली। इतनी तनावपूर्ण स्थिति में यह बहुत लंबा समय होता है। चीटल ने ABC न्यूज के साथ अपने साक्षात्कार में उल्लेख किया कि उन रिपोर्टों और बंदूकधारी द्वारा वास्तव में गोली चलाने के बीच बहुत कम समय था। यह एक डरावनी याद दिलाता है कि चीजें कितनी जल्दी बढ़ सकती हैं। सीक्रेट सर्विस ने बताया है कि ट्रंप के मंच पर जाने से पहले स्थानीय अधिकारी पहले से ही राहगीरों द्वारा बताए गए एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। उन्होंने इस तलाशी के बारे में सीक्रेट सर्विस को सूचित किया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह तलाशी कब तक चल रही थी या सीक्रेट सर्विस को इस मामले में कब शामिल किया गया था। मंगलवार की शुरुआत में चीटल के साक्षात्कार के बाद सीक्रेट सर्विस ने स्थानीय कानून प्रवर्तन भागीदारों के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया, हालांकि हमले को रोकने में विफलता स्वीकार की। उन्होंने उन अधिकारियों की बहादुरी की प्रशंसा की जो बंदूकधारी का पता लगाने के लिए खतरे की ओर दौड़े और अपने स्थानीय सहयोगियों के अटूट समर्थन के लिए अपना आभार दोहराया। सीक्रेट सर्विस यह स्पष्ट करना चाहती थी कि कोई भी खबर जो यह बताती है कि वे शनिवार की घटना के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन को दोषी ठहरा रहे हैं, बस सच नहीं है। मेयरकास ने इस बात पर भी जोर दिया कि हत्या के प्रयास की जांच में गोलीबारी से पहले, दौरान और बाद में सीक्रेट सर्विस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कार्यों की जांच की जाएगी। इस व्यापक समीक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय नेताओं की सुरक्षा के नो फेल मिशन को सबसे प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक तत्काल और दीर्घकालिक सुधारात्मक कार्रवाइयों की पहचान करना है। जांच जारी है। इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि सुरक्षा में ऐसी चूक कैसे हो सकती है। गोदाम को स्थानीय पुलिस पर छोड़ने के फैसले और स्थानीय कानून प्रवर्तन और सीक्रेट सर्विस के बीच समन्वय पर जांच तेज है। हर कोई जवाब ढूंढ रहा है और लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा दोबारा न हो। इस घटना ने हमारे राष्ट्रीय नेताओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल को हिला दिया है और इसका परिणाम अभी शुरू ही हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप पर यह कोई पहली बार हमला नहीं हुआ है, पर यह अब तक का सबसे कामयाब हमला था। 2016 में माइकल सैंडफोर्ड ट्रेजर आइलैंड कैसीनो में ट्रंप की एक रैली में गए। रैली के दौरान वो एक पुलिस अफसर के पास ट्रंप का ऑटोग्राफ लेने के बहाने से गए। करीब आते ही उन्होंने अफसर की पिस्तौल छीनने की कोशिश की। खुशकिस्मती से अफसर ने उन्हें रोक दिया और सैंडफोर्ड जल्द ही पकड़े गए।
बाद में पता चला कि सैनफोर्ड ये हमला 1 साल से प्लान कर रहे थे और रैली से 1 दिन पहले लास वेगास में एक शूटिंग रेंज में इसकी प्रैक्टिस भी की थी। क्रुक्स की तरह सैनफोर्ड भी एक युवा व्यक्ति थे। घटना के समय वह 20 वर्ष के थे। दोनों व्यक्तियों ने ट्रंप को एक बड़ी सार्वजनिक घटना के दौरान निशाना बनाया, एक राजनीतिक रैली जो समर्थकों, प्रेस और भारी सुरक्षा से भरी थी। इन रैलियों का हाई स्टेक वातावरण अपने उत्साही भीड़ और व्यापक मीडिया कवरेज के साथ ऐसे प्रयासों के लिए एक नाटकीय सेटिंग प्रदान करता है। दोनों मामलों में हमलावरों के उद्देश्य अस्पष्ट थे। सैनफोर्ड, जिनका मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का इतिहास था, ने बाद में जांचकर्ताओं को बताया कि वह ट्रंप को मारना चाहते थे। उनका प्रयास राजनीतिक विश्वासों और व्यक्तिगत अस्थिरता के संयोजन से प्रेरित लग रहा था। इसी तरह क्रुक्स के उद्देश्य अस्पष्ट हैं और जांचकर्ता अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने इतनी कठोर कार्रवाई करने का फैसला क्यों किया। लास वेगास में सुरक्षा उल्लंघन ने गंभीर सवाल उठाए, जैसे हाल ही के प्रयास ने किया था। कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाने के इरादे से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के इतने करीब कैसे पहुंच सकता है? दोनों घटनाएं कानून प्रवर्तन द्वारा सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के महत्व को भी दर्शाती हैं। सैनफोर्ड के मामले में पुलिस अधिकारी की त्वरित प्रतिक्रिया ने एक संभावित त्रासदी को रोका। हाल ही के प्रयास के बारे में भी यही कहा जा सकता है, जहां अधिकारियों और गुप्त सेवा को आगे नुकसान को रोकने के लिए तेजी से कार्य करना पड़ा। हालांकि दुख की बात है कि एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इन प्रयासों के बाद अक्सर सुरक्षा उपायों और प्रोटोकॉल की जांच बढ़ जाती है। लास वेगास की घटना के बाद उम्मीदवारों और उनके दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निस्संदेह समीक्षा और समायोजन किए गए थे। ट्रंप के जीवन पर हालिया प्रयास के परिणाम स्वरूप सुरक्षा प्रथाओं में समान मूल्यांकन और परिवर्तन होने की संभावना है। अगर आपको यह वीडियो देखने में मजा आया तो स्क्रीन पर हमारे अन्य समान और अद्भुत वीडियो देखना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपसे अगली बार मिलेंगे।